Okay. Very good morning, all of you. I hope you are better in COVID pandemic. और मोस्टली आपकी जो इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग चल रही है वो कैसे चल रही है? मींस गुड चल रही है, बढ़िया चल रही है सर। ओके सर नाउ डेली रिपोर्ट नहीं है। यस अबाउट हाँ दिल्ली जो रिपोर्ट है वो आपके जो मेंटर हायर कर रहे हैं उनको सेंड करनी होती है। तो आप टीपीओ के मेल पे एक कॉपी और पर्टिकुलर जो मेंटर या जो फैकल्टी आपको हायर कर रखी है आपके टीचर उनको सेंड करनी होती है। ओके अच्छा, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी मतलब मीन्स अगर पीपीटी बना रहे हो तो पीपीटी या फिर प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो तो प्रोजेक्ट फाइल मतलब हैंड रिटन बना रहे हो तो हैंड रिटन। और अगर आप खुद वर्ड में लिख रहे हो तो बेटर है कि सबसे पहले आप हैंड रिटन बनाओ और उसको बाद में जब आपको रिपोर्ट बनाने के तो वो रिपोर्ट है ना डायरेक्टली ना टाइप कर देना उसमें इसमें वर्ड में तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और डायरेक्टली अगर वर्ड में लिखना चाहते हो जिसकी स्पीड और थिंकिंग पावर अच्छी है तो वो ना वो लिख सकता है मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसकी थिंकिंग पावर और जिसको नहीं लिखना आता तो वो सबसे पहले हार्ड कॉपी में लिखेगा मींस नोटबुक में लिख के रिपोर्ट सारी और क्या क्या की पॉइंट्स जो है वो लिखने के बाद में वहां पे डायरेक्टली एमएस वर्ड में जाके कर देना। ओके क्लियर? यस सर। Okay. As in the previous two lectures of the laced system of the in compression member, which is the called laced compression member. तो मोस्टली लेस्ड कंप्रेशन मेंबर में अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर आपके इट इज द वन ऑफ द टाइप्स ऑफ बिल्ट अप सेक्शन मतलब दो अगर सेक्शन है आइदर द जॉइंट बैक टू बैक और फेस टू फेस तो उसमें पर्टिकुलर उन दोनों को एक तो कीप द पोजीशन मींस उसको जो आपका सेक्शन जो है उसकी मेंटेन करनी है पोजीशन और ये मेंटेन करने के लिए आल्सो दी बियर दी 2.5% ऑफ द टोटल एक्सियल लोड और दे आर दी नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसके अकॉर्डिंग उसको कंसीडर करके अपन लेस्ट जो कॉलम है वो डिजाइन कर दिया। आई होप जो लेस्ट कॉलम है आई ट्राइड बेस्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। यस सर। Yes or no? Okay, I think voice is problem. And from where? Is it throughout session? Yeah. My side and Aditi side. Okay. Yeah. Try to Dhaninder and Narpat. Also here. Is it a voice problem? Audible? No sir. Okay, I'm trying to waste. Sir, I'm this join again. Okay. Okay. Will join us from Aditi side. There is any problem from my side, Aditi? No, sir. Now you are audible to me. Sir, you clearly. ओके तो मोस्टली जो लेस्ट कॉलम है वो अपन ने कवर कर लिया। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल पोर्शन भी उसमें इसको क्या करना एक जो आपने सोल्व क्वेश्चन जो किया ना उसको एकदम बिल्कुल नोट्स में रखना और उसके साथ में एक आईएस कोड के जो क्लॉज है ना आपने क्या क्या स्टेप फॉलो किए उसको नोट डाउन कर देना। ये डायरेक्टली हिट करेगा आपके एग्जाम के टाइम। अगर एग्जाम के टाइम आप नोटिस करोगे तो वो डायरेक्टली बेनिफिशियली होगा। और
आज अपन डिस्कस करेंगे अनदर जो लेटरल सिस्टम है, वो है बैटन कंप्रेशन मेंबर के बारे में। ओके, और डिजाइन ऑफ बैटन्स और बैटन कंप्रेशन में। ओके, this figure form I draw out from the Google directly search out about the railway foot over bridge। ओके, तो इसमें नॉर्मली क्या कि भाई लेसिंग को तो हो गया कि भाई आप इंक्लाइन इस तरह से सिंगल लेस कर सकते हो, डबल लेस कर सकते हो, और पर्टिकुलर जो मेन जो मोटा था लोड ट्रांसफर करने का, कि कॉलम लोड ट्रांसफर करे, प्लस ये जो कॉलम कीप द मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ जायरेशन। तो बैटन्स भी क्या करता है, वही रोल करता है, कि ये भी क्या है लेटर सिस्टम में आता है, बट इसका जो अरेंजमेंट और इसका लोड रेजिस्टिंग ये क्या है सारा डिफरेंट। जैसे मान लो 2 चैनल्स है, इसको फेस टू फेस कनेक्ट किया, अब मैंने प्लेट्स या फिर एंगल्स और रोल्ड सेक्शन कुछ भी हो सकता है, मींस बैटन्स आर दी प्लेट्स, एनी अदर रोल्ड सेक्शन, आई सेक्शन, either using the channel section, angle section to connect the main components of the compression member to keep the position of the between main member, means इन दोनों की जो पोजीशन जो है उसको मेंटेन करने के लिए, और प्लस फॉर दिस पर्पज अगर ये पोजीशन मेंटेन करेगा दे रेजिस्ट शियर प्लस बेंडिंग, बेंडिंग मोमेंट और स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट की वजह से स्ट्रेस। और इसमें क्या था, लेसिंग में क्या था, दे आर रेजिस्ट द एक्सियल फोर्स, यस और नो। लेसिंग जब डिजाइन की थी अपन ने एक्सियल फोर्स के लिए डिजाइन की ना, लास्ट में किस में चेक करते हो आप, टेंशन स्टेप नंबर कंप्रेशन। 5, यस टेंशन और कंप्रेशन में चेक करते हो, तो वो एक्सियल फोर्स है। बट जो बैटन जो है ना वो शियर में और बेंडिंग में चेक होगा, और इसको देखते हैं कैसे। वेरी फेमस अगर एग्जांपल लूं मैं फॉर आवर प्रैक्टिकल लाइफ, कि जो रेलवे जो फुट ओवर ब्रिज है स्टील का, उसमें ये जो कॉलम्स जो बने हुए हैं, 4 जो कॉलम्स हैं ये वाले, ऑल आर दी बैटन कंप्रेशन मेंबर और बैटन कॉलम्स। अब बैटन कॉलम्स अगर ध्यान से देखोगे तो यू कैन इजिली सी कि ये पर्टिकुलर 2 चैनल होगी, ओके, फेस टू फेस कनेक्ट है, और इसके बीच में सबसे टॉप, इसको एंड बैटन्स बोलते हैं। एंड बैटन मींस इनके एजेस पे लगा हो, इनकी डिजाइन अलग होती है एंड बैटन्स, और ये बीच में 1 2 3 4 जितने भी हैं ये सारे इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट बैटन्स। आया समझ में कुछ? तो ये मैंने आई थिंक मोस्टली विजिट किया होगा आपने रेलवे स्टेशन, तो मोस्टली अगर ऑब्जर्व किया है पर्टिकुलर ये पैटर्न, तो यू इजिली फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर बैटन कॉलम, यस और नो। कहीं पे देखा आपने इस पर्टिकुलर? अरे यस कभी सर, तो यस सर। निकले होंगे से यार, रेलगाड़ी से कभी तो निकले होंगे, उसमें देखा तो होगा। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ कमिंग टू दी आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एज ए सिविल इंजीनियर। अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हाउ टू डिजाइन दिस पर्टिकुलर बैटन कॉलम, और इस बैटन कॉलम को किस तरह डिजाइन करते हैं, इसका क्या डिजाइन क्राइटेरिया है, और करस्पॉन्डिंग इसमें किस तरह कनेक्शंस होंगे, क्या इसकी स्पेसिंग होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटबुक में एक फिगर बनाओ जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, उससे पता चलेगा कि आपको पर्टिकुलर कि एज पर आईएस कोड के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या कंसीडर करना है। ये आपके 2 चैनल सेक्शंस हैं,
ओके, और ये आपका डेड एंड है इसका। ओके, ये क्या हो गया आपके दो चैनल सेक्शन। अब ये दोनों चैनल सेक्शन पे आपके एंड्स पे लगा हुआ है पहला बैटन। ये क्या है, एंड बैटन्स। ओके, इन एंड बैटन्स को लगाने के लिए मान लो फॉर एग्जांपल ये आपने क्या किया, कनेक्शन किया है बोल्टेड, और इट कैन बी बोल्टेड और इट कैन बी वेल्डेड कनेक्शन। ओके, एंड नाउ कमिंग टू द पॉइंट इज अनदर बैटन, नियरेस्ट जो इसका कंसेक्यूटिव जो बटन है वो है इसका इंटरमीडिएट बैटन। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है फिगर? यस सर। ओके, और इसमें भी आपने 3 बोल्ट्स प्रोवाइड करके इस तरह डिजाइन कर दिया। ओके, तो फर्स्ट अगर मैं इसको राइट डाउन करूं तो ये है आपका एंड बैटन, और इसके इंटरमीडिएट मींस ये सबसे डेड एंड, इसके बीच में कंटिन्यूअसली कॉलम है तो इसको इंटरमीडिएट बैटन। ओके, नाउ कमिंग टू दी जो मैं डायमेंशन की जो बात कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना, क्योंकि अगर वंस यू गेट दी डायमेंशन, अगर अपन ने डायमेंशन गेट कर ली तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। कि बैटन्स की डिजाइन करने के लिए कुछ पार्ट तो आपका लेसिंग का जैसा पार्ट है, क्योंकि ये भी एक लेस सिस्टम है। ओके, ये एग्जांपल मैंने अभी 2 चैनल सेक्शन के बारे में लिया है। इट कैन बी आई सेक्शन, मोस्टली वाइडली जो यूज होता है वो चैनल सेक्शन। ओके, तो फर्स्ट इस लाइन को ड्रॉ करते रहना, फिगर साथ में ड्रॉ करते रहना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? ये है आपकी जेड जेड एक्सिस। ओके, और ये है आपकी वाई वाई एक्सिस। फिगर तो सही बना ना, ऐसा तो नहीं ना थोड़ा? फिगर तो यस सही सर। बना। ओके, तो ये हो गई वाई वाई एक्सिस, ये जेड जेड एक्सिस। तो सबसे पहला क्लॉज मतलब सेक्शन आपको उठाना है 7.7, क्योंकि अपन बैटन्स की बात कर रहे हैं। 7.6 जो था वो लेसिंग के बारे में था, और आईएस कोड का 7.7 जो है, आईएस कोड 800 2007, उसका जो सेक्शन 7.7 इन द कंप्रेसर मेंबर वो अपन को निकालना है। अब देखो, अब इनकी डायमेंशन देखो, आपको कैसे क्या चीज डायमेंशन शो कर रही है। फर्स्ट, ये जो इसका एलिवेशन है उसमें सेंट्रॉइड ऑफ द वोल्टेज कनेक्शन या सेंट्रॉइड ऑफ द प्लेट। ओके, सेंट्रॉइड होना चाहिए, मींस 3 कॉलम है तो मैं 3 बोल्ट है, दैट मींस जो मिड ऑफ द जो बोल्ट है उसके सेंट्रॉइड से जुड़े। इसको मैं लिख देता हूं सेंटर लाइन। ये नेक्स्ट जो सेंटर लाइन है वो एक ये। ओके, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है उसको डायरेक्टली डिनोट करते हैं सी। क्लियर? यहां तक क्लियर? देन डिस्टेंस बिटवीन दी 2 channel section edge to edge is S dash. That means ये वाली डिस्टेंस, एज टू एज डिस्टेंस बोला है, ये वाला यहां से और यहां तक S। क्लियर? अब आते हैं यहां पे, देखो सबसे पहले नोट डाउन करो, सेंटर लाइन ऑफ द आउटर फास्टनर्स टू द another opposite end of the fasteners
are called effective depth of patterns, which is directly denoted as D dash. Okay, and overall depth means इसके इस एज से यहां तक एज, वो टोटल है इसकी ओवरऑल डेप्थ इज डी. ओके, ये तो होगा एंड बैटर्न्स के लिए. नाउ कमिंग टू दी इंटरमीडिएट बैटर्न्स. इंटरमीडिएट बैटर्न्स के लिए आपको क्या करना है, सेंटर टू सेंटर जो ये वाली फास्टनर्स मींस बोल्ट वाला, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली डिनोट इज D1 डैश. ये अभी नोट डाउन करते रहना, क्योंकि इसी से अपन को स्टैंडर्ड निकालना है रिजल्ट. क्योंकि सारे जो ये अगर फिगर समझ में नहीं आया दैट मीन्स, और ये जनरली फिगर आपको नोट या तो बुक में मिलेगा या पर्टिकुलर नोट्स जो है कंपटीशन एग्जाम के उसमें मिलेगा. आईएस कोड पे नहीं है डायरेक्टली, आईएस कोड में सिर्फ लैंग्वेज है. और इसकी ओवरऑल जो डेप्थ है वो है D1. ओके, तो देखो सबसे पहले एंड बैटर्न्स की इफेक्टिव डेप्थ D1 is effective depth of the end patterns. क्लियर. और D जो है ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी. और D1 जो है D1 डैश वो है आपकी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द इंटरमीडिएट बैटर्न्स. एंड D1 टोटल हो जाएगा इसका ओवरऑल डेप्थ. क्लियर. यहां तक क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? यस सर. यस सर. यस सर. ओके, तो यहां तक फिगर समझ में आना चाहिए. अब जो अपना जो नेक्स्ट फिगर है और इसके पर्टिकुलर जो आईएस कोड है, तो सबसे पहले आईएस कोड ओपन करो. आईएस कोड में सबसे पहले लिखा होगा आपका बैटन सेक्शन, और उस बैटन सेक्शन में पर्टिकुलर इसके बारे में दे रखा है कि ये जो डिजाइन जो अपन कर रहे हैं कंबाइंड सेक्शन की, ऑलवेज डिजाइन फॉर दी फर्स्ट IYY, sorry, that means radius of gyration about the axis which is perpendicular to the batten planes. means ये आपका बैटन प्लेन है. ओके, इस बैटन प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी, YY. क्लियर. दैट मीन्स RYY, radius of gyration about the axis YY, it not should be less than the radius of gyration about the axis which is parallel to the battens. ओके, ये अपन ने लेसिंग में भी देखा था. यस और नो? लेसिंग में देखा था. और इसको यू कैन आल्सो राइट एट IYY is greater than RZZ. क्लियर. यहां तक क्लियर? यस सर. आई होप कि ये नॉर्मली आपको लेसिंग में पता होगा और लेसिंग में अपन ने पढ़ भी रखा है. ओके, अब एक्चुअल में क्या है कि बैटर्न्स जो है ये टू पैरेलल प्लेन जो है, टू पैरेलल प्लेन जो है, ये एक ये प्लेन और एक ये प्लेन, और इसके बीच में सेंट्रोइड से ये जो फोर्स है उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स शियर्स VT. और ये दोनों सेम टू सेम, कैसे, जैसे मैंने लेसिंग का कैसे बताया, दे आर दी सेम शैडो ऑफ द ईच अदर. ऐसा नहीं कि ये अपोजिट जो पैरेलल जो फेस है उसमें लेसिंग जो है वो दोनों अलग अलग प्रोवाइड करते हो. तो इसी तरह क्या करना है आपको, बैटर्न्स को भी सेम टू सेम पोजीशन रखना है. दैट मींस अगर मैं ये डायग्राम, ये ध्यान से देखो, ये वाला डायग्राम अगर ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला पूरा, तो इसके अपोजिट जो एंड पे ये वाला जो डायग्राम होगा उसमें भी इसी तरह लोकेशन होगी. दैट मीन वहां पे भी एंड बैटर्न्स होगा, उसके सेंट्रोइड से फिर C डिस्टेंस पे इंटरमीडिएट. तो मतलब ये डिस्टेंस जो C है वो चेंज नहीं होनी चाहिए.
और थ्रू आउट जो इनका जो स्पेसिंग है वो भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक में C1 कर दिया, दूसरे में C2 कर दिया, तीसरे में C1। तो उससे क्या होगा, हर पैटर्न को आपको डिजाइन करना पड़ेगा अलग से, और अलग से डिजाइन करना मतलब सारा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स करना उसको। क्लियर? अब आते हैं कि एक्चुअल में जो पैटर्न्स कॉलम जो होता है वो ये अनइकोनॉमिकल होता है। ओके, और अनइकोनॉमिकल होने का वजह से क्योंकि एक तो प्लेट्स ये लगना, फिर उसके बाद में इसकी जो डिजाइन कॉम्प्लेक्स ज्यादा होना, इसके एंड कनेक्शन जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा आपको। जैसे अगर एक लेसिंग कॉलम है, अगर सिंगल लेस्ड कॉलम आता है तो यू कैन इजिली यूज दी सिंगल स्मॉल लेसिंग बार और एंगल सेक्शन, बट इन दी बैटन सेक्शन ये जो प्लेट की जो डायमेंशन है, मींस यहां से यहां तक, ये बहुत ज्यादा होती है। तो इन डेप्थ बहुत सारे आपको बैटन्स लगाना पड़ेंगे। तो इस दैट्स व्हाई इसके वजह से क्या है, ये अनइकोनॉमिकल। इनके कनेक्शंस भी ज्यादा लगते हैं कि अगर लेसिंग होता है तो मैक्सिमम 1 बोल्ट या सॉरी मिनिमम 1 बोल्ट और मैक्सिमम 2 बोल्ट्स पे काम चल जाता। बट इसके केस में 3 4 5 और इवन 2 रोज में भी आपको बोल्ट्स करना पड़ता है, या फिर वेल्ड जो है वो वेल्डिंग जो कनेक्शन है उसका एरिया हो जाएगा। तो ये क्या है, नाउ इट इज थोड़ा रेयरली यूज होता है फॉर एक्सेप्ट इन दी नॉर्मली जो रेलवे है वहां पे यूज हो जाता है मोस्टली पैटर्न्स वाला। तो वहां पे इकोनॉमिकल नहीं, वहां पे सेफ्टी ज्यादा देखते हैं। और इसमें क्या है, लेस कॉलम में क्या है कि पर्टिकुलर जो एंगल जो है ये मेंटेन करना जरूरी है। इसमें तो क्या है, आपको एक स्पेसिंग मेंटेन करना है, ये स्पेसिंग जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए थ्रू आउट। ओके, क्लियर? सर। ओके, अब आते हैं कि इनके जो क्लॉज देखो, सबसे पहले 7.7 और 1.2। अब ये 1.1 जनरल मैंने बता दिया आपको, आर वाई वाई शुड नॉट बी लेस देन आर जेड जेड। देन सेकंड, जो इसके नंबर ऑफ बेज मिलते हैं, मींस नंबर ऑफ बेज कैसे, ये आपके कॉलम है, दो कॉलम के बीच में आपको बैटन प्रोवाइड करना है। ओके, तो नंबर ऑफ बैटन जो है देयर बी शुड बी मिनिमम एज at least three consider of the base, मीन्स ये 3 जगह यहाँ पे खाली होनी चाहिए। ओके, ये मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये बैटर्न्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बैटर्न्स को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड ये एंड बैटर्न, ये फिर इंटरमीडिएट बैटर्न, फिर ये इंटरमीडिएट बैटर्न, फिर वापस एंड बैटर्न। और इसमें नंबर ऑफ जो बेज हैं वो एटलीस्ट 3 होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जो बैटन से शुड नॉट बी लेस देन 4। क्लियर? पहली चीज ये याद रखो कि इसका जो नंबर ऑफ बेज है शुड नॉट बी लेस देन 3। दैट मीन्स 4 जो बैटन जो है वो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए। क्लियर? यस सर। Now coming to the effective slenderness ratio. ओके, तो इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो, इसमें क्या करना है आपको, इसमें एच पर आईएस कोड के अकॉर्डिंग, आईएस 800 2007 के अकॉर्डिंग जो इसका स्लेंडरनेस रेशियो है, ये देयर शुड बी सच दैट कि शियर जो डिफॉर्मेशन है उसको काउंटर करने के लिए अकाउंटेड मींस उसको अकाउंटेड करने के लिए 10% इंक्रीजेस टू दी local slenderness ratio which is KL by R naught। और लेसिंग में कितना था, 5%। तो 1.05 से उससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, देन मल्टीप्लाई बाय KL डिवाइडेड बाय R मिनिमम। ओके, तो अब की बार आप कैलकुलेट करोगे अगर बैटन्स के लिए तो आपको 1.1 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो हो गया आपका लैम्डा की वैल्यू। अब आते हैं कि ये जो आपका जो बैटन जो है वो किस पर्टिकुलर डिजाइन लोड और उसकी साइज, स्पेसिंग, इफेक्टिव डेप्थ
वो कितने लोड पे होती है या फिर पर्टिकुलर, उसके लिए अपन देखेंगे डिजाइन ऑफ बैटन्स। और ये आपका क्लॉज नंबर है वो 7.72। सबने ओपन कर रखा ना आईएस कोड? ऐसा तो नहीं किसी के पास आईएस कोड अभी नहीं है? अगर नहीं है तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है, मतलब मेरे को नहीं दे रहा, वो अपने आप के साथ खेल रहा है। ओके, सबके पास है ना ऑलमोस्ट? Yes, sir. ओके, तो नाउ कमिंग टू दी अब पॉइंट हो गया आपका कि एक तो फर्स्ट इसका इफेक्टिव जो स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए बैटन कॉलम इक्वल टू 1.1 टाइम्स स्केल डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। ये हो गया, इसको बोलते हैं एक तो स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड आउट करना। स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड आउट कर लिया, अब आपको डिजाइन ऑफ पैटर्न्स डिजाइन करना है। अब पैटर्न को डिजाइन करने के लिए आपको वापस फिगर जो है वो वापस नोट डाउन करना पड़ेगा। कैसे? कि सबसे पहले कि पैटर्न जो है वो डिजाइन होता है शियर और बेंडिंग में, कि मींस इसके ऊपर शियर फोर्स लगेगा, बेंडिंग की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस लगेगी, और इसकी वैल्यू जो है should be less than shear strength of the पैटर्न प्लेट। और shear strength मैंने बताई रखी है वो Fy डिवाइडेड बाई √3 गामा m नॉट इन यील्डिंग। ओके, और बेंडिंग स्ट्रेस डायरेक्टली इसकी मैक्सिमम टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दैट मींस Fy अपॉन गामा m नॉट से कम होनी चाहिए। और बेंडिंग स्ट्रेस एफ भी कैसे निकालते हैं? m डिवाइडेड बाई z। यस और नो? मॉडुलस ऑफ, इसको क्या बोलते हैं z को? m अपॉन i इंटू y। क्या बोलते हैं? सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन या सेक्शन मॉडुलस बोल देते हैं। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में और वाइवा में कि बैटन्स आर डिजाइन फॉर द एक्सियल लोड और इट इज डिजाइन फॉर द शियर और बेंडिंग। ओके, तो अगर फर्स्ट डिफरेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए एक तो कि लेसिंग जो है वो आर ऑलवेज डिजाइन फॉर द एक्सियल लोड, बट सर इन द केस ऑफ द बैटन्स आर डिजाइन फॉर द शियर एंड बेंडिंग। ओके, और इसके वजह से ये जो बैटन्स जो है इसमें जो शियर डिफॉर्मेशन का क्या किया इन्होंने फॉर द अकाउंटेड। ओके, इसको अकाउंटेड ज्यादा करने के लिए इसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज किया और स्लेंडरनेस रेशियो है वो 10% इंक्रीज की। ओके, जैसे स्लेंडरनेस रेशियो इंक्रीज करोगे तो इसकी एफसीडी वैल्यू डिक्रीज होगी। यस और नो? क्योंकि ये क्या है, बैटर्न जो है वो शियर में और बेंडिंग में भी डिजाइन होगा तो शियर डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा। और बैटर्न्स जो कॉलम है, बैटर्न कॉलम जो बैटर्न्स आर नॉट recommended for the column which is subjected to eccentric loading। अगर आपका कॉलम जो है वो डायरेक्टली अगर eccentric लोडिंग अगर सब्जेक्टेड करता है तो बैटर्न्स आर नॉट प्रिफर्ड, मतलब उस टाइम ना इस बैटर्न्स को यूज नहीं करते, मींस वहां पे बैटर्न कॉलम आपको यूज नहीं करना है। ओके, अब आते हैं अपन 7 यस सर, 10% इंक्रीज क्यों किया सर? फिर से बताओ तो। 10% मींस वहां पे कितना 5% ले रहे थे। ओके, और वो 5% क्यों ले रहे थे? अकाउंट फॉर शियर डिफॉर्मेशन, क्योंकि वो ट्रांसवर्स शियर्स वीटी और उसके अंदर एक तो लेटरल लोड आप ले ही रहे हो भाई, कॉलम था पीयू और एक ट्रांसवर्स शियर फोर्स आपने लिया वीटी। वीटी की वजह से क्या हो रहा था, ये डिफॉर्मेशन होगा। तो डिफॉर्मेशन ये कौन सा काउंटर कर रहा है? डिफॉर्मेशन किसके वजह से आ रहा है? शियर। तो इस शियर डिफॉर्मेशन की वजह से वहां
लेसिंग में 5% तो ले ही रहे हैं, बट इन केस ऑफ द बैटन्स जो है इट ड्यू टू इट डिजाइन फॉर द शियर और बेंडिंग, तो ये जो बैटन्स जो कॉलम है आर मोर कंपेटेबल फॉर शियर डिफॉर्मेशन। अगर जैसे एक लेस्ड कॉलम है और उसका ये इंक्लाइन जो होगा वो मान लो 5 mm, तो बैटन जो कॉलम होगा वो शियर डिफॉर्मेशन इट कैन बी 6 mm और 8 mm। आया समझ में कि ये जो शियर डिफॉर्मेशन है इसका लेटरल जो डिफॉर्मेशन होगा तो वो अकाउंट फॉर दी हायर। तो हायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं हायर के लिए जाऊंगा तो इसकी एफसीडी थोड़ा रिड्यूस कर दूंगा ताकि ये डिजाइन अच्छे से हो फॉर सेफर साइड में, और इसके लिए मैं 5% कंसीडर कर लो, इसके लिए 10% इंक्रीज कर दो। जैसे ही मैंने 10% इंक्रीज किया तो 1/1 प्लस ये सॉरी 1.1 का फैक्टर मल्टीप्लाई होने के बाद में उसका जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने के बाद में एफसीडी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर एफसीडी की वैल्यू डिक्रीज होती है दैट मींस उसकी सेक्शनल प्रॉपर्टी जो रिक्वायर्ड है वो ज्यादा आएगी, क्योंकि पीयू डिवाइडेड बाय एफसीडी होता है, उतना अपन को एरिया प्रोवाइड करता है। और इसी की वजह से सेम कॉलम के लिए आप डिजाइन फॉर लेसिंग करते हो तो उसमें कम इकोनॉमिकल होता है और ये मोर इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि वहां पे एरिया जो है वो ज्यादा आएगा, एफसीडी की वैल्यू कम है तो इसको एरिया फैक्टर इंक्रीज होगा एज करस्पॉन्डिंग लेसिंग। क्लियर? Yes, sir. Okay. Now coming to the point is battens are designed for the first. They are the subjected to axial ये transverse load. Okay. सबसे पहला कि they are the transverse load subjected VT at any point equal to 2.5% of the total factored axial load. ओके पीयू एट मींस ये जो पीयू जो है आपका टोटल जो लोड है, ये जो कॉलम जो सब्जेक्ट कर रहा है पीयू जो लोड है, और ये बैटन जो है ये टोटल जो डिजाइन है वीटी इसके लिए ट्रांसवर्स शियर्स। अब ये ट्रांसवर्स शियर्स तो आ गया, बट इस ट्रांसवर्स शियर से इस पर्टिकुलर बैटन्स के अंदर एक तो शियर होगा और दूसरा बेंडिंग। ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग अपन को पहले निकालना है शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स, और यहाँ पे निकालना है बेंडिंग मोमेंट। ओके, कैसे निकालते हैं तो ये अपन देखते हैं नेक्स्ट फिगर में। ओके, और एच पर अगर मैं डायरेक्टली लिखूं, एच पर आईएस कोड क्लॉज नंबर 7.721. okay, patterns are designed for shear VB equal to VT divided by NS, VT divided by NS multiplied by CA. Okay, and for the bending moment M equal to VT multiplied by C divided by 2N. ओके, ये हो गया फॉर्मूला। अब आईएस कोड ने तो फॉर्मूला देके छोड़ दिया, लेकिन अपन तो इस फॉर्मूले को भाई कैसे फॉर्मूला आया, कैसे लोड लगता है बैटन्स पे, कैसे लोड रिजॉल्व होता है, उसके बारे में तो अपन पढ़ेंगे भाई। अपना तो अपन सिविल इंजीनियर है तो अपन तो ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, और ज्यादातर अपन स्टील के जो नॉर्मली जो सब्जेक्ट उसमें तो ज्यादा अपन एक्सप्लोर करेंगे और ज्यादा उसमें अच्छी चीजें मिलेगी, और बेसिक जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा। अब ये दोनों जो फॉर्मूले ना ये कैसे आया उसके बारे में देखते हैं। पहली बात, जो वीटी जो है, वीटी आपका है 2.5% ऑफ द पीयू। ओके, वीटी इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू पी, ये तो हो गया वीटी। और पर्टिकुलर इसमें जो सी एन और एस ये क्या है, तो एन को बोलते हैं इसमें
number of parallel planes of patterns. Okay, number of parallel planes of the pattern. That means ये अगर मैं फिगर इस वाले फिगर में जाऊं तो ये है आपका प्लेन नंबर 1 और इसके पैरेलल दूसरा है प्लेन नंबर 2 जहां पे पैटर्न्स लगे हुए हैं. दैट मींस VT डिवाइडेड बाय n, और इन केस ऑफ द टू पैरेलल वाले के अगर केस दिया जाए तो n शुड बी 2. आया समझ में? n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 2. क्लियर? यस सर. ओके, तो n का मतलब आ गया नंबर ऑफ जो पैरेलल प्लेन्स जो है उसके बारे में. ओके, एंड सेकंड C को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ पैटर्न्स. और ये डिस्टेंस कौन सी? लॉन्गिट्यूडनली. और लॉन्गिट्यूडनली का मतलब हमेशा किसके? जो आपके कॉलम जो है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग. इसका सेंटर पैटर्न्स का सेंटर मतलब यहाँ वोल्टेज करेंगे, इसका सेंटर निकाला और नेक्स्ट जो पैटर्न्स था उसके सेंटर निकालने के बाद में इनकी डिस्टेंस है C. आगे अपन एक और क्लियर फिगर बनाएंगे, बहुत अच्छा फिगर बनाऊंगा जिसमें आपके जो नॉर्मली अगर फिगर समझ में नहीं आए और वापस रीड आउट करना है, यू कैन प्रिफर फॉर द SK गूगल बुक डिजाइन ऑफ स्टील सेक्शन लिमिट स्टेट. ओके, यू कैन आल्सो यूज. ये हो गया C हो गया, N हो गया. अब बचा S जो है ना, ये है मिनिमम ट्रांसवर्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड ऑफ द रिवेट, बोल्ट, ग्रुप, वेल्डिंग कनेक्टिंग द बैटन्स टू द मेन मेंबर. मतलब ये जो बोल्ट्स की जो सेंट्रॉइड जो है उससे डिस्टेंस अगर इनर साइड में है तो इनर साइड आपको यूज करना है, और अगर डबल लाइन है तो उसका सेंट्रॉइड निकालना है. दैट मींस ये आपके हो गए बोल्ट्स, इसका सेंट्रॉइड जाओ, ये मैंने सेंटर लाइन इसकी ड्रॉ करी, फिर इसकी सेंटर लाइन ड्रॉ करी. इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं S. ओके, तो C हो गया, S हो गया और N हो गया, और VT अपन को पता है. अब पहली चीजें तो ये समझ में आनी चाहिए कि C क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ऑफ द पैटर्न्स, और N जो है नंबर ऑफ द पैरेलल प्लेन्स वेयर द पैटर्न्स आर connected to the main members, and S is the distance between the inner side of the centroid of the fasteners, or it can be welded to the transverse direction. तो ये कॉलम की आपकी ये वाली है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल, और ये है आपकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन. यहां तक क्लियर? यस सर. यहां तक क्लियर? फिगर आपने ड्रॉ करके यस. Yes, sir. ऐसा तो नहीं जिसने नॉर्मली अगर अभी तक फिगर नहीं ड्रॉ किया है. तो आप इसकी यस सर, क्लियर फिगर सॉरी वो जो ड्रॉ कर लिया सर. कैमरा ऑन करके फिगर बताओ आप. यस, सतीश का दिख रहा है. धर्मेंद्र, यस. नारायण ने फिगर ड्रॉ कर दिया है. नरपत, धर्मेंद्र, एक मिनट सर. यस. अदिति, Aditi, can you hear me? Yes, sir. My camera is on now.
ओके, आई थिंक मोस्टली सबने ड्रॉ कर दिया होगा। ओके ओके, क्लियर। ओके ओके, तो अब फिगर से अपन को सी के बारे में पता चल गया, एस के बारे में पता चल गया, एन के बारे में चल गया, और वीटी जो है वो 2.5% ऑफ पर्टिकुलर दिस। अब आ जाओ अपनी वापिस सोम पे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर आप स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो सोम के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, सोम ऐसी चीज है जो आपको, अगर थोड़ा फिगर सही नहीं बने तो आप ड्रॉ कर देना। ओके, मैं जस्ट इसको ट्राई कर रहा हूं ताकि आपको फिगर समझ में आए। ये मान लो पैटर्न जो है, ब्लू कलर कर लेते हैं पैटर्न्स को ताकि इजीली समझ में आएगा। ये पैटर्न्स लगा हुआ है, ठीक है। ओके, और इसके ऊपर भी बना हुआ है, और इस पैटर्न का जो सेंट्रोइड है ना, सेंटर लाइन, वो ये है। क्लियर, ये बोल्ट इसके फर्दर और बोल्ट लगा हुआ है, और बट इसकी जो सेंटर लाइन है वो यहाँ पे, इस सेंटर लाइन पे वीटी डिवाइडेड बाय एन जो फोर्स है ये लग रहा है। क्योंकि एन तो डिवाइड करेंगे, टोटल ट्रांसवर्स शियर फोर्स कितना था वीटी, और नंबर ऑफ प्लेन यहाँ पे कितने हैं, 2, तो मैंने इसको एन को एन नहीं रखना दिया, तो मतलब ये जो फोर्स है वो अभी लग रहा है वीटी डिवाइडेड बाय एन। क्लियर। नाउ कमिंग टू दिस, इसका सेकंड जो कंसेक्यूटिव पैटर्न जो है वो ये, इस फिगर को मतलब दिमाग में एकदम छाप दो इसको, क्योंकि अगर ये छप गया तो मतलब आप पैटर्न्स को जान गए। ओके, ये इसके अनदर जो था पैटर्न्स इसके नीचे वाला वो ये, वहां पे भी लगा हुआ है 3 बोल्टेड कनेक्शन। क्लियर। तो सबसे पहले अब अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये वाला पैटर्न। ओके, क्लियर, मतलब अपन को अब देखना है इस वाले, तो Vt डिवाइडेड बाई एन, ये है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और इसका सेंट्रोइड जो लाइन है और इसकी सेंट्रोइड लाइन, ये कौन सी डिस्टेंस होगी, सी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पैटर्न्स आर सी डिनोट, एंड फास्टनर डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली, इसके और इसके डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, एस। डी एस। वेरी गुड, तो ये है आपकी एस। ओके, तो एन क्लियर हो गया, एस क्लियर हो गया, और सी क्लियर हो गया, और वीटी अपना तो है ही है 2.5% ऑफ पी। ये पहली चीज क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं कि ये जो पैटर्न जो है उस पे फोर्स कैसा लग रहा है। ओके, अब फोर्स को ध्यान से देखना। अब मान लो ये इस पैटर्न की बात कर रहा हूं, इस पैटर्न के इन दोनों के दो कंसेक्यूटिव जो पैटर्न्स के बीच में डिस्टेंस है, उसका जो सेंटर लाइन और इसकी सेंटर लाइन। ओके, तो अब ध्यान से देना, Vt डिवाइडेड बाई एन वो लग रहा है इस पूरे पैनल पे, तो आई कैन से कि Vt डिवाइडेड बाई 2n इस पे लग रहा है, इस वाले में, और सेकंड जो है इस वाले में लग रहा है Vt डिवाइडेड बाई 2n। यहां तक प्रॉब्लम नो, दैट मीन्स इसके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस होगी c,
क्योंकि भाई सेंटर से सेंटर ये वाली डिस्टेंस अगर सी है तो यहां से यहां तक कितना होगा c/2, ये है c/2। ओके, अब एक्चुअल में मैं ये फोर्स क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये देख लो ध्यान से कि Vt डिवाइडेड बाई 2, Vt डिवाइडेड बाई n फोर्स लग रहा है किसी भी एक बैटन्स के पैनल पे। दैट मींस उसका हाफ पोर्शन ये वाला एग्जिट करेगा, हाफ पोर्शन यहां करेगा। क्लियर? और ये दोनों जो फोर्स है, ये डायरेक्शन है इसकी ये, और इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी ये वाली, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी ये, क्योंकि इस पैनल के इसके सेंटर लाइन पे Vt डिवाइडेड बाई 2n लग रहा है, तो इसके अपोजिट हो जाएगा Vt डिवाइडेड बाई 2n। इस पे ये लग रहा है Vt डिवाइडेड बाई 2n, तो Vt डिवाइडेड बाई 2n। अब ये है Vt बाई n, तो इसके अपोजिट फोर्स लगेगा एक, वो Vt डिवाइडेड बाई 10। क्लियर? फोर्स रिजॉल्व हो गए, फोर्स बैलेंस है। अभी कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसमें फोर्स बैलेंस नहीं है। इस वाले पॉइंट पे Vt बाई एन लग रहा है, इसके सामने काउंटर वापस लग गया Vt बाई एन। क्लियर? अब मैंने इस फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, Vt डिवाइडेड बाई 2n, Vt डिवाइडेड बाई 2n। अब अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसके अपोजिट इसके नीचे लगेगा Vt डिवाइडेड बाई 2n, Vt डिवाइडेड बाई, क्योंकि सेंट्रॉइड में लगता है हमेशा फोर्स, क्योंकि पैटर्न जो है वो बताया था Vt डिवाइडेड बाई 2, जो n है वो कहां पे एग्जिट होगा, ये वाला। अब ध्यान से देखो, मेन चीज तो अब आएगी आपके पास, क्या ये जो बैटन्स है इसकी डिजाइन जो है, अब इस बैटन जो है सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स एंड बेंडिंग। ओके, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स Vt। इस Vt के वजह से इस बैटन के अंदर शियर फोर्स लगेगा और बेंडिंग मोमेंट लगेगा। मान लो, माने क्या कि ये वाला जो बैटन है, ये जो बैटन है इसके अंदर यहाँ पे फोर्स लग रहा है Vb। ओके, और Vb यहाँ पे लग रहा है, तो इसके अपोजिट में लगेगा ये वाला Vb, क्योंकि आपको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। मतलब इस पॉइंट पे जो शियर फोर्स लग रहा है और इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग शियर फोर्स जो लग रहा है। ओके, तो Vb हो गया, Vb हो गया। नाउ कमिंग टू दी मोमेंट। अब ड्यू टू इसका सेंट्रॉइड कंसिडर कर लो, ये है बैटन का सेंट्रॉइड, ये है उसकी लाइन। ओके, इस लाइन के अकॉर्डिंग देखो, इस लाइन को यहां से मल्टीप्लाई करो तो Vt डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई c/2, और एक फोर्स लग रहा है वापस और Vt डिवाइडेड बाई 2n मल्टीप्लाई बाई c/2। ओके, तो इसके ऊपर इस वाले पर्टिकुलर बैटन्स पे क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट। और सबसे पहले अपन निकालेंगे मोमेंट, तो दैट मींस इस पे जो मोमेंट जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, देखो सबसे पहला Vt डिवाइडेड बाई 2n मल्टीप्लाई बाई c/2। एक तो ये फोर्स, ध्यान से देखना, यहां इस वाले लाइन के अकॉर्डिंग पहला ये फोर्स मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म, फोर्स मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म। ओके, अब ये टोटल लग रहा है और ये इसके डायरेक्शन में लग रहा है, और इसका अपोजिट कौन करेगा, Vb करेगा, तो Vt डिवाइडेड बाई 2n मल्टीप्लाई बाई c/2। तो टोटल जो मोमेंट जो लग रहा है वो कितना हो जाएगा, Vt मल्टीप्लाई बाई c डिवाइडेड बाई 2n। क्लियर? यस और नो? यस सर। तो दैट मीन्स मोमेंट जो है वो एग्जर्ट कर रहा है Vt मल्टीप्लाई बाई c डिवाइडेड बाई 2n। क्लियर? अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट शियर फोर्स। अब इंदर शियर फोर्स Vb की वैल्यू निकालनी है आपको,
तो वीबी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, शियर फोर्स इन बैटन्स। तो देखो इसके अबाउट मोमेंट, एक बार इसके अबाउट मोमेंट लो, तो वीबी मल्टीप्लाई बाई कितना कर दू, ये एंटी क्लॉकवाइज में रेजिस्टिव फोर्स देगा, रेजिस्टिव मोमेंट देगा, और ये रेजिस्टिव मोमेंट है एम, वीबी मल्टीप्लाई बाई एस, ये रेजिस्टिव मोमेंट हो गया ना, वीबी मल्टीप्लाई बाई एस, और इसके ऊपर कितना लग रहा है टोटल मोमेंट, टोटल मोमेंट कितना लग रहा है, VT मल्टीप्लाई बाय C into 2. हाँ लेकिन देखो ध्यान से देखना, ये VT डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाई बाई टोटल डिस्टेंस होगी, क्योंकि इस पे टोटल रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, ये वाला टोटल रेजिस्टिव मींस VB मल्टीप्लाई बाई, अगर मैं S करूंगा तो दैट मींस ये कितना हो जाएगा, इसका कितना आएगा आंसर, कि VT मल्टीप्लाई बाई C टोटल, VT डिवाइडेड बाई N टोटल फोर्स, और मल्टीप्लाई बाई C, क्योंकि C कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस C इन दोनों के बीच, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स कितना हो जाएगा, VT बाई N होगा, यस और नो, ये फोर्स और ये फोर्स कितना हो जाएगा, VT बाई N, तो VT बाई N, तो इसके वजह से कपल कितना लग रहा है, VT बाई N मल्टीप्लाई बाई C, ये कपल लग रहा है इस डायरेक्शन में, और फोर्स लग रहा है वापिस रेजिस्टिव फोर्स जो शियर फोर्स है वो लग रहा है VB मल्टीप्लाई बाई S, यस और नो, क्लियर? Yes sir. तो VB, अब VB कितना आ जाएगा, शियर फोर्स इन दी बैटन्स इक्वल टू VT मल्टीप्लाई बाई C डिवाइडेड बाई NS। ये था अपना पूरा एनालिसिस एज पर IS कोड के अंदर ये था, VT मल्टीप्लाई बाई C डिवाइडेड बाई NS, मोमेंट इक्वल टू VT मल्टीप्लाई बाई C डिवाइडेड बाई 2। ओके क्लियर? Yes sir. हाँ, तो क्लियर मतलब अब आपको ये हो जाएगा, इन दो फोर्स के लिए आपको डिजाइन करना है, और इसमें पैटर्न्स का आपका मोस्टली क्या कवर हो रहा है अभी, फोर्स। अब आते हैं साइज ऑफ पैटर्न्स, जिस तरह साइज ऑफ लेसिंग निकाला था, तो साइज ऑफ पैटर्न्स। अब इसकी जो साइज ऑफ पैटर्न जो है ना, वो डिपेंड करता है कि एक तो एंड पैटर्न्स और दूसरा इंटरमीडिएट पैटर्न्स। क्लियर? इंटरमीडिएट पैटर्न्स और एंड पैटर्न्स उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इफेक्टिव डेप्थ ऑफ एंड पैटर्न्स, फिगर नंबर 1 सबसे स्टार्टिंग में जो फिगर बताया था, डी डैश होता है इसका, now coming to the you can also refer the clause number 7.7 2.3 where they are clearly showing the size of the pattern। अब साइज ऑफ पैटर्न में ध्यान से देखना कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसकी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ पैटर्न जो है शुड नॉट बी लेस देन, इफेक्टिव ये शुड नॉट बी लेस देन होना चाहिए, डी डैश शुड बी नॉट लेस देन दी distance between the center of gravity of the component members, and this should be more than twice the width of one component member। इस क्लॉज को ध्यान से पढ़ना। ये हो गया आपका मेंबर, मैन मेंबर। अब मैन मेंबर में यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस बताई थी, फेस टू फेस डिस्टेंस कितना लिखा था मैंने, फिगर देखो, वेरी गुड। तो एफ डैश हो गया। अब ये बोल रहा है कि एंड पैटर्न्स की जो इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ मैंने फिगर बताया था, वापस जाए अपन, फिगर पता है डी डैश डिनोट कर रखा है, फिगर खोलो अपना। Yes sir.
इसमें फिगर नंबर 1 जो है उसमें चेक करो कि नॉर्मली डी डैश जो है एंड बैटर्न्स के लिए इफेक्टिव डेप्थ जो है वो क्या थी, एंड जो फास्टनर्स है उसके बीच में सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब ये बोल रहे हैं डी जो है शुड नॉट बी लेस देन कि centroid of the component member to the centroid another member. That means ये वाला, ये और ये डिस्टेंस आपको पता ही है, सी वाई वाई होती है एच पर। तुम इसका सेंट्रॉइड लिख दो यहाँ पे, इसका सेंट्रॉइड और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये अज्यूम मान लो, ये मान लो ए, ये भी ए। That means D dash should not be less than S dash plus 2A. Okay? Clear? अगर ये फिगर इस टाइप से हो जाए, ये इनके बीच में S dash डिस्टेंस, मान लो इनके बीच में S dash डिस्टेंस और इसका सेंट्रोइड ये CYY और CYY। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, D dash not should be less than S plus 2 times of the CY. Clear? Clear? All clear? Are you getting my point? Yes. ओके अब डी डैश तो हो गया, डी डैश मान लो एक मैं बना देता हूँ बैटन्स, उसमें एक बैटन्स में ये 2, तो सबसे पहले डी डैश जो है इसके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस डी डैश और ओवरऑल डेप्थ कितना होगा बताओ, ओवरऑल डेप्थ डी कौन बता सकता है, जब इसके एज डिस्टेंस ई दे रखी है, आपको नहीं दे रखी तो अपन क्लॉज चले जाएंगे, 1.7 टाइम्स ऑफ ई कर देंगे 1 डी नॉट, तो अपन को मिल जाएगी एंड डिस्टेंस मिनिमम। तो डी ओवरऑल डेप्थ, तो अगर बैटन की अपन प्लेट काटनी है वहां पे D dash plus 2E. प्लस 2E, वेरी गुड। ये तो हो गया किसके लिए, ओनली फॉर एंड बैटन्स के लिए। अब आते हैं इंटरमीडिएट बैटन्स। इंटरमीडिएट बैटन्स में क्या करना है कि इसकी जो इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ G1 डैश, ये जो है शुड नॉट बी लेस देन 3/4 टाइम्स ऑफ दी डी डैश। ओके, मतलब एंड जो बैटन्स की जो इफेक्टिव डेप्थ है उसका 3/4 कर दो, उससे कम नहीं होना चाहिए। ओके, और क्या करना, ज्यादातर प्रोवाइड करा देना ये डी डैश ही। तो अगर डी डैश प्रोवाइड कर दोगे तो मतलब इंटरमीडिएट बैटन्स के लिए क्लॉज फुलफिल कर लेगा। अब आते हैं जो डी डैश की वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू, ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द मेन मेंबर। ये विड्थ ऑफ द मेन मेंबर बी है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, क्लियर? ये जो मेन मेंबर्स का जो कंपोनेंट ये मैंने बताया था चैनल सेक्शन में ये विड्थ होगी, ये हाइट होगी, तो ये बोल रहे हैं कि इसके विड्थ का 2 गुने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बैटन्स की प्लेट। आई थिंक एटलीस्ट होना चाहिए, एक मिनट टाइम रीड आउट द पर्टिकुलर क्लॉज 7.2.3 इसमें there is a particular but in no case shall the effective depth of any pattern be less than 5. Okay, इसको करेक्ट करना, ये इसमें किसी भी केस में इसकी 2 टाइम्स ऑफ दी वन कंपोनेंट जो विड्थ है उससे कम नहीं होनी चाहिए, आइदर दी इंटरमीडिएट बैटन्स और एंड बैटन्स की इसकी जो इफेक्टिव डैश है आइदर दी डी डैश और D1 डैश शुड नॉट बी लेस देन 2 टाइम्स ऑफ दी बी, किसी भी केस में। ओके, क्लियर? D1 dash. व्हाट अबाउट
D1 dash. D1 डैश मतलब इंटरमीडिएट कॉलम के लिए, सॉरी इंटरमीडिएट बैटर्न्स के लिए। इंटरमीडिएट Yes, बैटर्न्स के लिए मैंने ये फिगर बताया था ना आपको, आई थिंक आ गया, सबसे स्टार्टिंग वाला फिगर है yes, sir, got it. ये वाला, ये देखो, ये इंटरमीडिएट कॉलम आपका बताया ना, उसमें डी डैश ये है। तो इन केस जो D1 और D1 डैश है, ये किसी भी केस में 2 टाइम्स ऑफ दी इसकी जो विड्थ है B, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे तो ज्यादा आपको लेना ही लेना है। ओके, क्लियर? Yes, अब आते हैं थिकनेस, थिकनेस ऑफ बैटन्स T। अपन ने ओवरऑल डेप्थ निकाल दी, either the end patterns or either the intermediate patterns। अब बची थिकनेस। थिकनेस जो बता रहे हैं एच पर क्लॉज के अकॉर्डिंग कि सबसे लास्ट लाइन में देखना 7.7 2.3, the thickness of pattern or the type plate shall not be less than 1/15 of the distance between the innermost connecting lines of the rivet, bolts or welds perpendicular to the main member। That means अगर आप मैंने यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पे आपने G प्रोवाइड कर रखा है गॉज लेंथ, यहां से यहां तक मैं G को डिनोट कर दूं, मतलब बोल्ट की इनर मोस्ट सबसे पहला जो बोल्ट होगा या वेल्ड का जो इनर मोस्ट लाइन होगी, उसकी जो डिस्टेंस S डैश प्लस 2G, S डैश प्लस 2G, तो T किसी भी केस में 1/50 ऑफ दी S डैश प्लस 2G से कम नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर? क्लियर? yes, sir. ओके, तो ये जो स्टेप जो था ये है आपका साइज ऑफ बैटन्स हो गया। नाउ कमिंग टू दी सी के लिए क्लॉज जो है कि जो ये स्पेसिंग है, स्पेसिंग बिटवीन कंसेक्यूटिव बैटन्स, दो बैटन के बीच में जो स्पेसिंग जो है सी, ये फाइंड आउट करना है फॉर चेक लोकल बकलिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मैन मेंबर। दैट मीन्स ये आपका मैन मेंबर जो है, ये मैन मेंबर, ये मैन मेंबर, ये इसके दो इसके सेंट्रोइड से डिस्टेंस, दो बैटन्स के बीच में इसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस वो है सी। ओके, अब जो सी जो है, सी डिवाइडेड बाय इस कंपोनेंट का आर मिनिमम, तो स्लेंडरनेस रेशियो फॉर द लोकल बकलिंग, it should not be greater than minimum of the 50 value and 0.7 times of the effective slenderness ratio as a whole member, जो कि मैं बैटन्स के लिए कितना है 1.1 KL डिवाइडेड बाय R0 मिनिमम। सेम टू सेम क्लॉज है ये आपका लेसिंग का। यस और नो, याद आया कुछ? यस सर, वहाँ ये है ना, उसकी वैल्यू थी ना वहां पे लोकल बकलिंग के लिए, और 0.7 टाइम्स ऑफ द स्लेंडरनेस रेशियो एज ए होल जो है आपका उसका। ओके, क्लियर? Yes, sir. अब देखो सबसे लास्ट में फोर्स निकाल दिया आपने और साइज ऑफ बैटन भी निकाल दिया, स्पेसिंग निकाल दिया। अब जो चेक फॉर बैटन्स इन शियर एंड बेंडिंग, तो बैटन्स पे जो शियर फोर्स लग रहा था वो कितना था, VT मल्टीप्लाई बाय C डिवाइडेड बाय 2N, और मोमेंट कितना लग रहा था, VT डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय CS
सॉरी ये एक्सचेंज कर दिया ना, दोनों उल्टे लिख दिए मैंने। VT मल्टीप्लाई बाय C डिवाइडेड बाई NS और मोमेंट इक्वल टू VT मल्टीप्लाई बाय C डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये इस पे फोर्स लग रहा है। अब ध्यान से देखना, अब मैं वापस आपसे पूछूंगा, ये है बैटन, ओके, और इस बैटन का क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर, जिस ये इतना, जिस दिन आपको ये क्रॉस सेक्शन और सब कुछ FBD डायग्राम आ जाएगा ना, कोई भी चाहे स्टील हो, चाहे RCC हो, चाहे सोम हो, कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगी। ये है इसका क्या एरिया क्रॉस सेक्शनल, ये इसकी थिकनेस T। अब इस पे एक तो लग रहा है VB और एक मोमेंट लग रहा है M, तो भाई VB के लिए क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस। तो बैटन्स के लिए शियर स्ट्रेस इन द बैटन इक्वल टू VB डिवाइडेड बाय शियर एरिया। शियर एरिया कितना है, D मल्टीप्लाई बाय T, और इट शुड बी लेस देन FY डिवाइडेड बाय √3 गामा m नॉट, डिजाइन शियर स्ट्रेस, डिजाइन शियर स्ट्रेस। क्लियर? ओके, यहां तक क्लियर? यस, यस और नो? अरे यस और नो? यस सर। ओके, अब आते हैं बेंडिंग पे। अब बेंडिंग में आप बताओगे, बेंडिंग में मुझे इसका सेक्शन मॉडुलस Z निकाल के बताओ। बहुत सिंपल है, याद भी रहता होगा लोगों को। सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन कितना होता है, Z। बताओ बताओ। I/Y। अरे I/Y तो होता है, मेरे को तो वैल्यू बताओ आप। I कितना है इसके, इस एक्सिस का अबाउट। आपकी सोम बहुत वीक है, पता है, आप लाइटली मत लेना, अगर कंपटीशन एग्जाम या कहीं। कितना है, TD² 6 T²/2 DQ/6। ये तो हो गया ये, फिर उसके बाद में D/2 6, तो TD²/6 इसका सेक्शन मॉडुलस होता है। ये याद रखा करो, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो अब आपकी बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा B कैलकुलेट इक्वल टू मोमेंट डिवाइडेड बाय Z। मोमेंट है इसका VTC डिवाइडेड बाय 2S, नहीं सॉरी, डिवाइडेड बाय N 2N मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया मोमेंट, और मल्टीप्लाई बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय Z है, तो TD² इंटू 6, ये 3 से 3 VTC डिवाइडेड बाय N, और VT है ये, और TD²। ओके, T से T कटेगा तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm²। तो ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है शुड बी कैलकुलेट इट नॉट लेस देन इट मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस Fy डिवाइडेड बाय गामा m नॉट। ये हो गया चेक फॉर दी बैटन्स। और इसके बीच में आपको एक और पहला स्टेप्स करना है, बैटन्स की जब साइज डिसाइड हो जाए, और उससे पहले एक जो स्टेप्स है वो है कनेक्शंस। कनेक्शंस बोल्टेड, बोल्टेड में
बियरिंग वाला और शियर वाला दोनों को चेक करने के बाद में बोल्ट वैल्यू आएगी, और बोल्ट वैल्यू आने के बाद में वीटी इस पे फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स, तो बोल्ट वैल्यू की है डीबी। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ बोल्ट्स एन इक्वल टू टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय एक बोल्ट की डिजाइन स्ट्रेंथ वीडीबी। तो ये आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ बोल्ट्स, और नंबर ऑफ बोल्ट्स आने के बाद में आप उनका ओरिएंटेशन कर देना, साथ में पिच जो है वो 2.5 ऑफ डी कर देना, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, और उसके बाद में एंड जो डिस्टेंस है ये भी मेंशन कर देना। तो जब ये सब कुछ कर दोगे तो आपके पास में बैटन की ओवरऑल डेप्थ आ जाएगी। क्लियर? यस सर। अब आते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट ये है कि जो लेसिंग का जो क्वेश्चन था, फॉर द PU इक्वल टू 1400 किलोन्यूटन, M20 ग्रेड 4.6 volts, FE 415, FI equal to 250 megapascal, FU equal to 4100 megapascal, design for battens। ओके, ये मेरे को सेंड करना है आपको आज 11:59 PM पे, डेट 12 जून 2021। ओके, सेम क्वेश्चन को आपको किससे डिजाइन करना है, किससे करना है, बैटन से। ओके, और कुछ नहीं करना है, जिस तरह मैंने सारे स्टेप जो बताए हुए हैं उसको वापस फॉलो करो। फिर सबसे पहले डिजाइन ऑफ बैटन्स के लिए सबसे पहले सी की वैल्यू निकाल देना। सी की वैल्यू निकालने के बाद में आपको उसकी लेंथ आ गई। वंस यू गेट दी सी, जब आपके पास में सी वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू 2 लिखना क्योंकि 2 पैरेलल प्लेन है। एस की वैल्यू उसकी जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग आएगी आपको कहां से, जब आई वाई वाई इक्वल टू आई जेड जेड करोगे तो वहां से आपको स्पेसिंग आ जाएगी, जैसा कि आपने वहां पे निकाल रखी है वो वाली स्पेसिंग। सेम टू सेम जो स्पेसिंग है इट कैन बी यूज आ जाएगी यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद में साइज ऑफ बैटन्स निकालना, क्लॉज सारे क्लोज जो आईएस कोड के जो क्लॉज है ना वो सारे फॉलो करना, और साइज ऑफ दी जो बैटन्स आ गया मतलब उसकी एक तो डेप्थ आ गई और थिकनेस आ गई। अगर ये दोनों आ जाती है तो उसके अंदर जो फोर्स लग रहा है, एक तो लगेगा शियर फोर्स वीबी और एक मोमेंट, उसके वजह से ना उसकी स्ट्रेंथ निकाल दो, शियर स्ट्रेंथ जो अभी स्टेप बताया। देन फाइनल सब उसके बाद में आपको कनेक्शन डिजाइन करना है। कनेक्शन डिजाइन हो जाए तो उसको अच्छे से उसकी स्ट्रेंथ ये सारा डायग्राम ड्रॉ कर देना। ओके, स्पेसिंग का कैसे बता दो। किसकी स्पेसिंग? स्पेसिंग उस दिन बताया था ना, ये स्पेसिंग ये एस बैक टू बैक कनेक्शन है। अरे इसके ये आई निकालने वाला, आई इक्वल टू आई जेड जेड करोगे, एक एस की टर्म्स आएगी, वो एस को ना कर देना, हटा देना। यस सर। रेफर टू इसके अंदर रेफर कर देना। ओके सर ये टाइप और एक बात और याद रखना कि है ना, ये जो लास्ट में जो कनेक्शन जो है ना बैटन्स वाला, टाइपलेट मतलब एंड जो बैटन्स है उसकी तरह डिजाइन करना है। एंड बैटन्स के लिए जो डी ये जो था ना डी डैश और टोटल डेप्थ ये चेंज होती है, बाकी सब सेम रहता है उसके अंदर। और ये यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपके जो बोल्ट्स है ना, ये एक तो यहाँ पे एक्सर्ट कर रहे हैं वीबी, ओके, और दूसरा इसके ऊपर लग रहा है फोर्स, दूसरा लग रहा है मोमेंट एम, जो कि एम और वीबी अपन ने निकाल रखा है। तो ये कनेक्शन हो, ये आपका सेम प्रॉब्लम हो जाएगी किसकी, जो एसेंट्रिक कनेक्शन जो मैंने पढ़ाया था, एसेंट्रिक कनेक्शन।
एसेंट्रिक कनेक्शन में वो पढ़ाया था ना कि एक तो डायरेक्ट शियर जो लग रहा है F1 फोर्स हो जाएगा VB डिवाइडेड बाई 3 और F2 हो जाएगा M डिवाइडेड बाई R मैक्सिमम, इसके सेंट्रोइड से R निकालो और डिवाइडेड बाई, क्योंकि एक F1 यहां लग रहा है, दूसरा इसके वजह से F2 यहां लगेगा, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा FR इक्वल टू स्क्वायर रूट डायरेक्टली F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और ये MR मतलब यहां से यहां इसके सेंट्रोइड से इसके सेंटर की डिस्टेंस और समेशन ऑफ द टोटल R स्क्वायर। ये F2 आ गया, ये F1 आ गया। ये ब्रैकेट कनेक्शन मैंने पढ़ाया था एसेप्टिक वाला, तो इसके जो बोल्ट्स हैं वो इसको चेक करना है। ये जो Fe जो इक्विवेलेंट टोटल जो फोर्स है ये शुड बी लेस देन डी डिजाइन बोल्ट स्ट्रेंथ, डिजाइन बोल्ट स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ओके, कोशिश करना 3 बोल्ट लगाना, 3 बोल्ट या कम से कम 3 तो लगा ही देना। M20 के 4 भी लगा सकते हो जब पर्टिकुलर इसके सेंटर लाइन से यहाँ पे, तो 3 बोल्ट तो मिनिमम लगा के देख लेना। अगर सेफ आता तो यस, और अगर सेफ नहीं आता तो गो फॉर दी 4 बोल्ट लगा के चेक कर लेना। क्लियर? हाँ, Yes, sir. अब बताओ और किसको डाउट है? क्लियर? From my side is over. If you have any query, you can ask me. Yes. All clear? Aditi, Dharmender, Narayan, Narpat, Satish. Sir, problem solved. Okay, मतलब आप जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इन बिटवीन अगर आता है तो वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास। वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास। जो असाइनमेंट मेरे को सेंड करेगा उसी का एक असाइनमेंट ले लेंगे, उसमें से ही अपन चेक कर लेंगे कि ये कहाँ पे गलती की है या फिर कैसे अपन ने किया है। ओके, क्लियर? यस Sir, हाँ बताओ।